संसद सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ही बड़ी भगमच्छर मच गई है संसद के भीतर। स्पीकर दोनों तरफ से उतार दिए गए हैं। स्पीकर पद के प्रत्याशी इंडिया की तरफ से भी स्पीकर पद के प्रत्याशी के तौर पर के सुरेश को मैदान में उतार दिया गया है और एनडीए की तरफ से दोबारा रिपीट किया गया है ओम बिरला जी को। ओम बिरला जी दोबारा से स्पीकर पद के लिए पर्चा उन्होंने भर दिया है। लेकिन इसमें खास क्या है? इसमें खास ये है कि इतिहास में पहली बार आजादी के बाद पहली बार भारतवर्ष के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार इस देश में स्पीकर पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इंडिया और एनडीए दोनों के प्रत्याशी आमने सामने होंगी, वोटिंग होगी, गुप्त मतदान होगा। तो क्या अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और नायडू खेल करेंगे? नीतीश कुमार और नायडू किधर वोट करेंगे? उनके लोग किधर वोट करेंगे? क्या अंतरात्मा की आवाज को सुनकर संसद में वोटिंग होगी? क्योंकि इस वोटिंग में कोई नियम कानून वैसा लागू नहीं होता है, कोई व्हिप जारी नहीं होता है। और इस बार संसद के भीतर जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। वोटिंग होने जा रही है। कल सुबह 11 बजे वोटिंग होगी और कल स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। और राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ और क्लियर कर दिया है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, स्पीकर पद के लिए समर्थन मांगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिप्टी स्पीकर विपक्ष को देने के लिए आग्रह किया। बोले डिप्टी स्पीकर विपक्ष को आप दीजिए, हम आपको वोट करेंगे स्पीकर पद के लिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कॉल बैक करेंगे। राजनाथ सिंह का कॉल बैक मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं आया। ओम बिरला के नाम की घोषणा स्पीकर पद के लिए एनडीए की तरफ से कर दी गई। केसी वेणुगोपाल ने राजनाथ सिंह से बात की। राजनाथ सिंह बोले कि अभी आप स्पीकर के लिए समर्थन दीजिए, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। यानी एनडीए की तरफ से इंडिया को गोली देने की कोशिश की गई। और ये गोली है, लफबाजी है, जुमला है। आदतन भारतीय जनता पार्टी जो देती है वो समझ गई इंडिया कि ये जुमला है, जुमलेबाजी में फंसाने की कोशिश हो रही है। अभी हमसे समर्थन लेंगे और उसके बाद हमारे पद को, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर देने के लिए लटका कर रखेंगे। केसी वेणुगोपाल विपक्ष के नेताओं के पास बारी बारी से पहुंचे। सबने इसे सत्ताधारी दल की सियासी चाल बताया। तय हुआ कि स्पीकर पद के लिए साझा नाम दिया जाए। सदन में सबसे सीनियर सुरेश को स्पीकर पद का उम्मीदवार बना दिया गया है। और जब से ऐसा हुआ है तब से खलबली मची हुई है। तब से संसद के भीतर हंगामा मचा हुआ है, संसद के बाहर से भीतर तक खलबली मची हुई है। तो क्या अभी तक ये कहा जा रहा था कि बड़ी आसानी से स्पीकर पद के लिए चुन लिए जाएंगे एनडीए की तरफ से कोई भी प्रत्याशी जिनको खड़ा किया जाएगा क्योंकि उनकी संख्या भारी है। लेकिन अब जब गुप्त मतदान होगा, जब इंडिया की तरफ से भी प्रत्याशी मैदान में है, जब इतिहास में पहली बार संसद के भीतर स्पीकर के लिए चुनाव होने जा रहा है, तब इस स्थिति में अगर कहीं मान लीजिए कि इंडिया के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई और वो स्पीकर बन गए तो फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए सरकार चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा समझेंगे। केपी मलिक जी से वरिष्ठ पत्रकार है, कल पूरा दिन संसद में रहे और आज भी संसद की तरफ निकले हुए हैं, रास्ते में है। पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में लंबी सेवा दी है, लंबा पत्रकारिता का अनुभव है। चंद्रकांत शुक्ला जी हैं, कई न्यूज चैनलों में काम करने के बाद अब उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े हुए हैं। और मयंक जी हैं जिनको आप हमारे साथ रोज देखते हैं। और मयंक जी की पकड़ हर बारीक खबर पर है। सबसे पहले केपी मलिक सर के पास चलेंगे। केपी मलिक सर, कल आपने पूरा दिन संसद का तापमान भापा और आज ये स्पीकर का जो उम्मीदवार है इंडिया की तरफ से भी उतार दिया गया। उम्मीद नहीं की गई थी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। क्या कहेंगे? देखिए भरत जी, ये सदन की परंपरा रही है कि स्पीकर को बातचीत के आधार पर ही तय कर दिया जाता है। और हमें तो याद नहीं आता, हालांकि हम वरिष्ठ से पूछते हैं तो 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा मौका नहीं आता, कभी पहले हुआ होगा
कि स्पीकर पद के लिए चुनाव किए जाए, क्योंकि स्पीकर के पद को ये माना जाता है कि वो राजनीति से और सियासत से कहीं ऊपर का पद है और सम्मानित पद है, इसलिए उस पे इस तरह की चीजें नहीं होती है। अभी भी हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं छोड़ी है कि कहीं आज रात तक कोई बातचीत निकल आए और कल 11 बजे जो चुनाव होना है स्पीकर का, वो आम सहमति उस पे कहीं न कहीं बन जाए। लेकिन अगर हम सरकार की बात करते हैं, सरकार अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है और सरकार हर जगह पैंतरेबाजी कर रही है। अपनी चला रही है, अपने तमाम पुराने लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया, अपने उन्हीं व्यक्ति को स्पीकर बनाने पे तुली हुई है, जिनके नाम पे विवाद है, या वो पहले भी स्पीकर रहे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चाहती रोकूंगा सर, तो रोकूंगा। किसी राहुल गांधी की बाइट आई है, रोकूंगा, 1 मिनट के लिए रोकूंगा, माफी को चाहूंगा। मिलकर काम राहुल करना गांधी की चाहिए। बाइट सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। ये राहुल गांधी की बाइट है सर, पूरी करिए सर, बात पूरी करिए। देखिए भरत, जैसे मैंने कहा कि उनकी बात राहुल गांधी की बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आज आप ये देखिए कि 11:30 बजे तक कोई सहमति नहीं बनी हुई थी और विपक्ष को उलझाए रखा। राजनाथ जी सबको फोन कर रहे थे, सबको कह रहे थे कि स्पीकर के पद पे एक सहमति बनानी चाहिए। सहमति बनती रही है और इस तरह के वार्तालाप चलते रहे हैं। आप सोचिए कि 11:30 के बाद 11:40 पे ये हुआ कि वो इंतजार करते रहे कांग्रेस के लोग और इनका फोन ही नहीं आया राजनाथ जी का। ऐसे में अगर 12 बज जाए और नॉमिनेशन का टाइम निकल जाए तो क्या करेगा विपक्ष? लेकिन विपक्ष भी चालाक था, विपक्ष को इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा था कि इस तरह की बात हो सकती है, इसलिए उन्होंने के सुरेश के 3 सेट तैयार करके रखे थे। और जैसे ही उनको लगा कि मामला नहीं बनता है और ओम बिरला का नॉमिनेशन फाइल किया गया, तो तत्काल कांग्रेस ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। 11:52 पे नॉमिनेशन फाइल हुआ है, 12 बजे आपका लास्ट है। उसके बाद आप जो है 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। जताता है कि सरकार कहीं ना कहीं कई चीजों में विपक्ष को उलझा के रखना चाहती है। लेकिन इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष भी बता देना चाह रहा है कि हम आपकी बात आंखें मूंद कर नहीं मानेंगे। हालांकि इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में एनडीए के पास बहुमत है और वो ओम बिरला उस बहुमत में जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष ने अपनी तरफ से ये दिखाया। अगर विपक्ष चुपचाप बैठ जाता, विपक्ष इनकी बात मान लेता, तो फिर लोग कहते कि विपक्ष ने तो कुछ किया ही नहीं, चुपचाप इनकी बात मान ली। तो यहाँ विपक्ष जिस प्रकार से एग्रेसिव है और विपक्ष अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, तो विपक्ष की भी एक रणनीति है। अब देखना ये होगा कि कल 11 बजे किस प्रकार से वोट डाले जाते हैं। ये कोई बहुत कठिन प्रक्रिया या कोई बहुत ऐसी ये मतदान कैसे होता है? गुप्त होता है कि दिखाकर होता है? नहीं, ये मतदान गुप्त नहीं होता है। इसमें जैसे एक बिल पास होता है, स्पीकर कहते हैं कि भाई कौन इसके साथ है, तो वो यस बोलते हैं और वो खाली नॉर्मल प्रक्रिया में पास हो जाता है। इसमें कोई ऐसी नहीं होती है। लेकिन अगर विपक्ष ठान लेता है और फिर कहते हैं कि गुप्त मतदान कराया जाए, तो उसमें तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इसके कोई नियम कायदे कानून है कि उस तरीके से होना चाहिए। एक साधारण बिल जिस प्रकार से पास होता है उसी तरह से ये हो जाता है। और संख्या बल काफी है। अभी देखिए एनडीए के पास 290 प्लस है और हमें 272 चाहिए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। तो आराम से स्पीकर का चुनाव हो जाएगा और ओम बिरला बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो विपक्ष जताना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो विपक्ष का मैसेज चला गया है। क्योंकि विपक्ष अभी सिर्फ एक मैसेज विरोध का देने के लिए ही ये सारी रणनीति कर रहा है और वो जनता को बताना चाहता है कि विपक्ष मजबूत है और हम हर बात आंखें मूंद के सरकार की नहीं मान रहे हैं और नहीं मानेंगे। सिर्फ यही मैसेज विपक्ष देना चाहता है और वो विपक्ष को इस मैसेज देने में विपक्ष कामयाब रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पुष्पेंद्र सर, अगर मान लीजिए कि इंडिया की तरफ से स्पीकर चुन लिया जाता है, तो फिर क्या परिवर्तन होगा, क्या बदलाव हो जाएगा? मलिक साहब को नमस्कार। मलिक साहब ने देखिए बहुत अच्छे से भरत जी बता दिया। तो ये संभावना बहुत कम है कि इंडिया ब्लॉक का प्रत्याशी जीत जाए।
लेकिन कुछ नहीं, लड़ाई उस जीतने के स्थिति लिए में नहीं है। अगर सर ने ये बात कही कि अगर अगर गुप्त मतदान की बारी आती है, मांग करते हैं कि भाई मतदान हो, जिस तरीके से मतदान होता है कि हमारा मतदान कोई ना देखे, और नीतीश और नायडू या फिर निर्दलीय निर्दलीय जो जो सांसद हैं, वो अगर अंतरात्मा की आवाज तो बहुत बार सुनी गई है, विधानसभाओं में सुनी गई है, संसदों में सुनी गई है, और अंतरात्मा की आवाजों पर अगर वोटिंग होने लगती है, तो अगर मान लीजिए कि इंडिया की तरफ से चुना जाता है स्पीकर का प्रत्याशी, तो उस स्थिति में क्या बदल जाएगा? वैसे तो बहुमत है, नो डाउट बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनडीए की तरफ 292 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि विपक्ष की तरफ से स्पीकर होता है, तो बदलेगा क्या संसद में? भरत जी, पहली बात कि वो ऐसा होने नहीं जा रहा। बहुत बहुत आंकड़े साफ साफ है कि उनके पक्ष में है, लेकिन मैं आपकी बात को मान लेता हूं ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो संसद में सही मायनों में प्रजातंत्र आ जाएगा। मेरे ख्याल से यही सही उसकी व्याख्या होगी कि सही तरीके से प्रजातंत्र आ प्रजातंत्र आ जाएगा मतलब? जाएगा। कहते तो सब लोग ये है कि भाई स्पीकर का पद जो है राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन इतिहास में और हालिया पिछले कार्यकाल में भी हमने देखा कुछ फैसलों को, जब ये लगा कि स्पीकर किसी ना किसी दल से उसका जुड़ाव था, और कुछ ऐसे फैसले हुए जो विवादों में रहे, चाहे वो सांसदों के निष्कासन का मामला हो। और अगर आप याद रखें तो जब कृषि कानून पास हो रहे थे और राज्यसभा में जो हो रहा था, अगर वहां पर भी हम उस सभापति को स्पीकर का पद का मान लें तो वो दृश्य सबको याद है, वो किसी मेमोरी से डिलीट नहीं हुए हैं। तो ये स्थितियां कम से कम नहीं आएंगी अगर स्पीकर वह हो जाता है विपक्ष का, आप जैसा मान रहे हैं। इस संभावना को हालांकि मैं स्वीकार नहीं करता, पर 1% ऐसा हो गया, सबका मन बदल गया, तो बहुत सही मायने में प्रजातंत्र से मतलब ये है सदन में प्रजातंत्र से कि विपक्ष की जो बातें हैं, विपक्ष के साथ उसकी सुनवाई होगी। और जो हर समय कह दिया जाता है कि आप चुप हो जाइए, दूसरा बोलेगा, आपको 1 मिनट का समय दिया था, और जो सत्ता पक्ष का होता है वो 10 मिनट के बजाय 15 मिनट बोल जाता है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी भरत जी। उसके अलावा जो वोटिंग होता है, जो ध्वनिमत से पारित होते हैं, ध्वनिमत में कई बार आप मान लेते हैं कि भाई बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं और आपने स्वीकार कर लिया किसी बिल को, लेकिन अगर स्पीकर वहां नहीं होगा, दूसरा होगा, तो स्थितियां बदल भी सकती हैं। और केपी मलिक साहब को जरूर इसके कोई उदाहरण भी याद होंगे जो बता सकेंगे। हालांकि कभी ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में हुआ नहीं कि बहुमत का स्पीकर ना रहा हो, लेकिन अगर स्पीकर बहुमत के बजाय अल्पमत वालों का आ जाता है तो फिर स्थितियां बहुत बदल जाएंगी, बहुत ज्यादा बदल जाएंगी, और दिन प्रतिदिन का काम करना भी सदन में काफी मुश्किल हो जाएगा। सर एक चीज और, डिप्टी स्पीकर देने में, क्योंकि ये तो परंपरा रही है कि भाई डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, चले 2019 में नहीं दिया आपने, लेकिन डिप्टी स्पीकर देने में क्या तकलीफ है? देखिए, पिछली बार अब आप भाई नेता विपक्ष की भी सुविधाएं कहाँ दी गई थी विपक्ष को? हाँ, नहीं वही दी बात, गई। वही बात। दे सकते थे। और डिप्टी स्पीकर को तो आपने खत्म ही कर दिया है ना, डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं हुआ। तो यहाँ से जो नियत पर है ना, नियत पर संदेह होने लगता है। और जो अभी राहुल गांधी की बाइट थी, अगर वो नहीं भी बोलते तो आप और हम ये चर्चा जरूर करते कि कल ही प्रधानमंत्री पहले दिन कह रहे थे कि विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अरे आप नसीहत दूसरे को दे रहे हो, आप अपनी नसीहत तो देखिए। अगर राजनाथ सिंह कॉल बैक ही नहीं कर रहे तो ये क्या प्रोटोकॉल हुआ? और ये कहाँ से जो है मतलब लोकतंत्र के मूल्यों को कहाँ आप वो कर रहे हैं? अगर आप उसे कॉल बैक करके कहते तो एक अलग बात होती। फिर अब वो बयान राजनाथ नहीं दे रहे हैं, आप बयान रिजिजू दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हाँ, स्पीकर का अलग है, डिप्टी स्पीकर का चुनाव अलग है, पहले हाँ। इसे हो जाने दीजिए। तो वही बात जो अभी मलिक साहब ने बताई कि 11:40 हो रहे थे, कॉल बैक आ नहीं रहा है, 12 बजे लास्ट टाइम है। तो आप चाहते क्या है? इससे उनकी नीयत पर और सत्ता पक्ष की नीयत और मंशा पर सवाल खड़े होते हैं भरत जी। और इसका मतलब आप स्पीकर अपना थोप कर जरूर आगे की जो है जमीन तैयार कर रहे हैं। उधर मैं इसमें एक अच्छी बात मानता हूँ भरत जी, कि विपक्ष ने जो किया, उनका स्पीकर जीते या ना जीते, जो आप कह रहे हैं कि शायद जीत जाए, मैं कहता हूँ ना भी जीते, तो उन्होंने एक संदेश पूरे भारत को दे दिया और ये बता दिया कि विपक्ष इस बार किस मूड में है। और विपक्ष के साथ जो जातियां होती रही हैं वो शायद अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि पहले से ही ओम बिरला जी की निष्पक्षता पर सवाल, एक तरह से सवालिया निशान आज लग गया।
तो एक चीज और है, जो 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 बात ये कही जा रही थी, आऊंगा मयंक आपके पास, आऊंगा अपडेट लेने के लिए। जो एक बात कही जा रही थी, कल मोदी जी ने कहा कि मिलकर चलना चाहिए, मिलकर संसद को चलाना चाहिए, तो फिर अब ये जुमलेबाजी क्यों भाई? एक तरफ स्पीकर आपका चुना जाएगा, दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर विपक्ष को जाता है, तो जाने दीजिए। जब ये नियम है कि स्पीकर सत्ता पक्ष को जाता है, भाई सत्ता पक्ष के पास ज्यादा लोग होते हैं इसलिए उनके पास जाता है, तो जाने दिया जा रहा है। तो अगर डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास जाता है तो फिर क्या तकलीफ है? भरत जी, ये सब कथनी और करनी का अंतर है। आप ये बताइए, जो कल प्रधानमंत्री ने कहा, क्या भैया वो हेडमास्टर हैं? तो यही अगर स्पीकर कहे विपक्ष के लिए कि विपक्ष एक ऐसा रोल अदा करे, तो समझ में आती है चुना हुआ स्पीकर। पर प्रधानमंत्री विपक्ष को नसीहत देने लगे कि साहब आप संयम रहिएगा, सार्थक करिएगा, सहयोग करिएगा, स्लोगन नहीं है, नारेबाजी नहीं, ड्रामेबाजी जैसा शब्द दे दिया। अरे भाई, आप कौन होते हैं? वो रिक्वेस्ट कम, धमकी ज्यादा थी। हाँ हाँ भाई, आप नसीहत दे रहे हैं तो आप ये तो स्पीकर तो दे सकता है। आप तो ये कह सकते हैं कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, इस बार एक नई तरह का माहौल होगा। ये कहने के बजाय आप ऐसा कह रहे हैं, तो उससे नियत होती है। और आज जितना घटनाक्रम कल से अब तक चला, राजनाथ सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि इसकी सहमति बनाई जाए, तो इस सहमति को बनाया कहा उन्होंने, और ना उसका कोई बाद में रिस्पॉन्स दिया। तो ये सारी चीजें बता रही है कि आपके मन में क्या है। मयंक जी, क्या है अपडेट? मयंक जी, देखिए भरत जी, राजनाथ सिंह ने 3 बार उन्होंने अभी दावा किया है। राहुल गांधी ने जब बयान दिया कि हमने बात की, 11:30 तक वेट किया, लेकिन कोई मैसेज नहीं आया, तो हमने स्पीकर के पद के लिए नामांकन किया। राजनाथ सिंह उसके बाद बोले हैं कि मैंने 3 बार बात की है खड़गे जी से, लेकिन उसमें कोई बात नहीं हुई। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये नहीं बताया कि हम डिप्टी स्पीकर का पद दे रहे हैं। दरअसल पिछली बार 2019 में डिप्टी स्पीकर का पद खाली रहा, और कई बार ये सवाल कांग्रेस खड़ी कर रहा था कि मतलब जो पिछली बार हुआ था उसमें ये हुआ था कि ओम बिरला जी माइक म्यूट कर दे रहे थे, इस पे भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ओम बिरला जी सांसदों को बर्खास्त कर दे रहे थे, डिप्टी स्पीकर का पद ना होने की वजह से ये सब कांग्रेस हो या विपक्ष के जो नेता थे उनको झेलना पड़ा था। मतलब कुछ नहीं कर सकते थे, एक तरफा था, उनकी तरफ कोई मतलब हाथ या हथियार उनके पास कुछ नहीं था, कोई अस्त्र नहीं था, वो एक तरह से अपंग थे। विपक्ष इस बार मजबूत हुआ है, वो नहीं चाहता कि वो कोई कमी हम इस बार कसर छोड़ें, शुरुआत में ही वो चीजें लेना चाह रहा है, और इसके लिए उन्होंने 11:30 तक वेट किया। कल सबसे पहले राजनाथ ने रात में फोन किया था, उसके बाद स्पीकर का पद मांगा, लेकिन तो उधर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ कहा कि नहीं, देखिए हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दीजिए, आप ले लीजिए। तो राजनाथ सिंह ने दोबारा कहा कि मैं आपको बात करके बताता हूँ। फिर 2 बार बात हुई, लेकिन सहमति नहीं बनी। उन्होंने उसके बाद नहीं तो बात करके किससे बताएंगे? डिप्टी स्पीकर देने में तकलीफ क्या है? अपने ही पास रखना चाहते हैं कि देना ही नहीं चाहते? क्या है अपडेट? नहीं, उन्होंने ये कहा कि देखिए डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होगा तो उस पर बात कर ली जाएगी, यानी आगे जो बात होगी उस पर प्रक्रिया को जो होगा सबसे मिलकर सहमति बना ली जाएगी, ये बात कही है राजनाथ। अच्छा, तो केपी मलिक सर, क्या होगा, कब होता है ये डिप्टी स्पीकर का चुनाव? कब होता है सर? जब होगा तब बात कर ली जाएगी, कब बाद में होता है? क्या महीना, सावन भादो कुआर कार्तिक, कुछ ऐसा महीना रखा जाता है क्या कि जब जो है हरी घास निकलेगी तब डिप्टी स्पीकर पद के चुनाव होगा? देखिए भरत जी, ये पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई नियम नहीं है डिप्टी स्पीकर का। डिप्टी स्पीकर पे एक सहमति बनी हुई है, एक परंपरा बनी हुई है। परंपरा के तहत पहले मेरे ख्याल से ये 1960 या 65 तक हम माने, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, सत्ता पक्ष के ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे। अब बाद में एक सहमति बनी कि डिप्टी स्पीकर जो है विपक्ष को दिया जाए, और तब से ये हुआ कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है और स्पीकर सत्ता पक्ष के पास होता है। ये एक संसदीय परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, और वो परंपरा आके 2014 में 2019 में धराशायी होगी। आपने देखा तमाम चीजें बदली हैं। अभी कुछ ही दिनों में डिप्टी स्पीकर भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो उसका कुछ नियम, ऐसा कायदा कानून नहीं है कि कब बनाए जाए, अब बनाए जाए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि सत्ताधारी दल अभी भी सामदाम दंड भेद के तहत कहीं ना कहीं गुगली दे रहा है, और विपक्ष को उलझाए रखना चाहता है अपनी बातों में, और अपना सारा काम समेट लेना चाहता है। आप देखिए, पहले शपथ ले लिया, आप शुरू में ही अगर आप देखेंगे, पहले एनडीए की मीटिंग बुलाई गई,
एनडीए अपनी संसदीय दल की मीटिंग आज तक नहीं बुलाई, एनडीए की मीटिंग बुलाई, उसमें नेता चुन लिए गए, फिर शपथ ले ली, शपथ के बाद देखेंगे फिर तमाम पुराने उन्हीं मंत्रियों को लगभग रिपीट कर दिया गया, सब मंत्रियों को, अभी उन्हीं स्पीकर को ले आए जो पुराने हैं। तो मोदी जी सारे अपने पुराने जो कार्यकलाप हैं उसी को वापस लाना चाहते हैं, नया वो कुछ भी नहीं करना चाहते। अब वो डिप्टी स्पीकर भी विपक्ष को देंगे इतना आसान नहीं है, और इतनी आसानी से नहीं देंगे। नहीं तो अगर कोई सहमति बनती तो आज सहमति बन सकती थी, लेकिन सत्ताधारी दल की और नहीं, भारतीय अगर दे जनता देंगे पार्टी की दे मंशा देंगे तो साफ मोदी जी नहीं का है। क्या कम हो जाएगा? अगर दे देंगे तो क्या नहीं क्या हानि हो जाएगी? नहीं, हानि नहीं होगी, चेक एंड बैलेंस होगा। पार्लियामेंट में अधिक समय ये होता है कि जब स्पीकर गद्दी पे नहीं होते हैं, सिंहासन पे नहीं होते हैं, सीट पे नहीं होते हैं, तो ऐसी तमाम परिस्थितियों में डिप्टी स्पीकर चेयर करते हैं, और उस चेयर के दौरान जो बिल पास होते हैं, जो बहस होती है, वहां पे डिप्टी स्पीकर कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सरकार नहीं चाहती। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि आराम से डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। विपक्ष के लिए ये आसान हो जाएगा अपना आवाज उठाना। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार जो ओम बिरला थे, 2019 से 24 तक का अगर आप देखेंगे, बीच में जिस सांसद का चाहा माइक बंद कर दिया, जिस सांसद को चाहा बाहर कर दिया, जिस सांसद को कहा उसको सस्पेंड कर दिया। तो ये परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी, तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सरकार इन तमाम चीजों से बचने के लिए चाहती है कि हम डिप्टी स्पीकर ना बनाए, ताकि हमारा जो पुराना रवैया है वो लगातार चलता रहे। तो ये सारे तमाम हथकंडे अपनाने के लिए, ये तमाम पुरानी चीजें बनाए रखने के लिए, इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ही सत्ताधारी दल ये चाहता है कि हम कोई इस तरह का विपक्ष का डिप्टी स्पीकर ना बनाए, ताकि कल को हमें मुश्किलात खड़ी हो। जी अच्छा, इससे पहले आपने तो संसद बहुत लंबे समय से कवर किया है, आपका आधा जीवन संसद कवर करते करते निकल गया गैलरी में। आप ये बताइए, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहती थी, जब कांग्रेस पक्ष में रहती थी, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के पास डिप्टी स्पीकर का पद रहा है? हाँ बिल्कुल है। वो तो विपक्ष में जब जब भारतीय जनता पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी का रहता था, नहीं तो जैसे एनडीए है जो गठबंधन है, विपक्षी दल है, उसका रहता था। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है तब भी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो टीआर बालू और दूसरे लोग विपक्षी दल के भी रहे हैं, कांग्रेस के रहे हैं, दूसरे जो इनके सहयोगी दल हैं उनके रहे हैं। ऐसा कोई नई बात नहीं है इसमें। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी रहे हैं डिप्टी स्पीकर पे विपक्षी दल के लोग, और कांग्रेस की सरकार में भी जो विपक्षी दल था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इनके सहयोगी दल हो, उनके लोग डिप्टी स्पीकर रहे हैं। ये चीज तो सिर्फ 2019 में बदली है, जब एकाएक जो है ये आसमान से उतरे हुए प्रधानमंत्री बने हैं, जो देवता स्वरूप हैं, वो उन्होंने सारी परंपराओं को बदल दिया है। परंपराओं नहीं, संविधान की भी कई सारी चीजों को बदला है, और बाकी कई सारे जो रूल रेगुलेशन है उनको भी बदलने की कोशिश हुई है, और बहुत सारी चीजें बदली हैं जो आज आपके सामने है। तो ये जरूरी नहीं है कि डिप्टी स्पीकर का पद इतनी आसानी से विपक्षी दल को मिल जाएगा। जी, यानी जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी से पहले अटल बिहारी जी की सरकार रही है, या अटल बिहारी जी अपने दूसरे कार्यकालों में रहे हैं, तब तब उन्होंने डिप्टी स्पीकर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं देती थी। लेकिन ये क्या अब 2019 के बाद से आपातकाल लागू हो गया है? क्या तानाशाही चल रही है? क्या संसद में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बताना चाहते हैं, अपनी ही बात दिखाना चाहते हैं, अपनी ही बजाना चाहते हैं, इसीलिए डिप्टी स्पीकर विपक्ष को नहीं दे रहे हैं? चंद्रकांत जी, क्या आपके पास क्या अपडेट है? देखिए भरत जी, मैं आपको बताऊं, दो बातें हैं। एक, पहली बात जिस पर हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में विपक्ष जो है वो ड्रामेबाजी न करे, यानी कि प्रधानमंत्री कहीं से भी निवेदन की भूमिका में नहीं थे। और दूसरी बात, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मसला है, आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की बात को अगर सुनेंगे तो दोनों ने एक ही बात की है कि विधानसभा उपाध्यक्ष, माफ कीजिएगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि डेप्यूटी स्पीकर का पद हमको मिले। राजनाथ सिंह से जो बातचीत है उसका भी आपने पूरा विस्तृत चर्चा कर ली है। देखिए, डिप्टी स्पीकर के आने से क्या होगा, जैसा कि केपी मलिक सर ने कहा कि इसका कोई नियम नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के आने से क्या होगा? डिप्टी स्पीकर के आने से ये हो जाएगा कि सरकार की जवाबदेही थोड़ी ज्यादा तय हो जाएगी।
सरकार को सदन में जवाब थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। और अभी क्या होता था, क्योंकि आप देख रहे हैं ओम बिरला, पिछला कार्यकाल आपने उनका देखा है किस तरह से एक साथ सैकड़ों सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और अब एक बार फिर ओम बिरला को स्पीकर बनाने की कोशिश है और इंडिया गठबंधन ने अब के सुरेश को उतार दिया है। लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर का पद आता है तो आप ये मानिए कि सदन में विपक्ष को बोलने का जो समय जो बेहद कम मिला करता है, उनके बोलने के समय सदन में जिस तरीके की हंगामेबाजी होने लगती है उस पर एक विराम लगेगा। और देखिए, इस बार की संसद कई मायनों में बदली है। कल से लेकर आज तक अगर आपने संसद की एक एक तस्वीर को देखा है तो पिछली बार की जैसा माहौल भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वरना इसी सदन में शपथ लेने के बाद मोदी मोदी के नारे लगा करते थे। लेकिन कल जब राहुल गांधी के हाथों में, विपक्ष के तमाम सांसदों के हाथों में संविधान की कॉपी थी, वो ये बताती है कि संविधान से ही ये देश चलेगा। और भरत जी, अगर डिप्टी स्पीकर मिलता है, चाहे वो सहमति से मिले, चाहे वो असहमति से मिले, वोटिंग से मिले, चाहे जैसे मिले, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है कि स्पीकर के साथ साथ एक डिप्टी स्पीकर होगा, तो ओम बिरला हो या डिप्टी स्पीकर चाहे जो हो, लेकिन संसद के अंदर हम चर्चा को देख सकेंगे। देखिए भरत जी, एक छोटी सी बात और है कि सत्ता पक्ष में बैठे तमाम नेता, नरेंद्र मोदी से लगाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये तो महसूस कर रहे हैं कि उनके सामने अखिलेश यादव भी है, उनके सामने राहुल गांधी भी है, उनके सामने प्रियंका गांधी भी आने वाली है। यानी विपक्ष पिछले 10 साल की तुलना में इस बार ज्यादा मुखर है, ज्यादा मजबूत है। और ऐसे में अगर डिप्टी स्पीकर भी विपक्ष का बन जाता है, तब उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जो मनमानी थी, जो उनका मनमानापन सदन के अंदर चलता था, उस पर लगाम लगेगी। और डिप्टी स्पीकर का मिलना लोकतंत्र के लिए, भारतीय संविधान के लिए भी बेहद जरूरी है, ताकि एक तारतम्य भी बना रहे, एक सामंजस्य भी बना रहे, और लोकतंत्र में जो सबसे जरूरी है वो है संतुलन, संतुलन भी बना रहे। ऐसा ना हो सत्ता पक्ष हावी हो जाए, ऐसा ना हो कि विपक्ष ही हावी हो जाए, दोनों को होना चाहिए। लेकिन इस देश में एक संविधान की, हमारी संवैधानिक जो एक परंपरा थी वो टूट चुकी है। यहाँ कभी भी स्पीकर के लिए चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी अगर विपक्ष की है तो उतनी ही जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है। क्योंकि अगर सत्ता पक्ष ने सहमति बनाने की कोशिश कर ली होती, वो राजनाथ सिंह जो टीडीपी, जेडीयू तमाम दलों के साथ सहमति बना रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि स्पीकर पर हमने सहमति बना ली है, वो भी सामने आ गया कि कहीं कोई सहमति नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने 3 बार फोन किया है, एक बार नहीं 3 बार फोन किया है, और तीनों बार उन्होंने सहमति की बात कही। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ही बात कही कि आप विपक्ष को डिप्टी स्पीकर दीजिए। ये इंडिया ब्लॉक के, इंडिया गठबंधन के हर दल की यही बात थी, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अभी मैं सुन रहा था केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि हम किसी भी तरह से कोई सशर्त समझौता नहीं करेंगे और हम ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी पर जिताकर दिखाएंगे। भरत जी, एक सवाल बड़ा लाजमी सा है कि आखिर जब बहुमत का नंबर एनडीए के पास है, भाजपा के पास, इन तमाम दलों के पास है, तो फिर विपक्ष ने अपना प्रत्याशी हरवाने के लिए क्यों उतार दिया? आप ये देखिए कि पहले दिन से, जिस दिन से इस नई सरकार का ये नया सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन से विपक्ष ने नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पहले ही दिन से चुनौती देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले दिन संविधान की कॉपी दिखाई और दूसरे दिन अपना स्पीकर का प्रत्याशी उतार दिया। यानी आने वाले 5 साल अगर ये सरकार चलती है तो सरकार को सत्र के हर दिन विपक्ष की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 10 सालों में जिन चुनौतियों का सामना विपक्ष का मोदी जी ने कभी नहीं किया, उन चुनौतियों का सामना अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को, इन तमाम नेताओं को, तमाम 72 मंत्रियों को करना पड़ेगा। जवाबदेही तय होगी और जवाब देने पड़ेंगे। भरत जी, जिस दिन से चर्चा शुरू होगी उस दिन से आप देखेंगे नीट पर, नेट पर, तमाम भर्ती परीक्षाओं पर, अग्निवीर पर, तमाम मुद्दों पर नरेंद्र मोदी आपको घेरते हुए नजर आएंगे। और वो इस बात को जानते हैं कि विपक्ष ज्यादा मजबूती के साथ घेराव करेगा, और ऐसे में अगर डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन के पास, विपक्ष के पास चला गया तो संसद की तस्वीर बदल जाएगी। भरत जी, इस बार बिल्कुल बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। नहीं चंद्रकांत जी, बात बिल्कुल साफ है
तुम मुझे डिप्टी स्पीकर दो, मैं तुम्हें स्पीकर दूंगा। राहुल गांधी का बिल्कुल क्लियर बात है और क्लियर चीज है। एक चीज राहुल गांधी ने और कही है, उन्होंने कहा है नरेंद्र मोदी कहते कुछ और है, करते कुछ और है, ये इनकी रणनीति है, लेकिन इन्हें इसे बदलना पड़ेगा। इस बार विपक्ष ने ये स्पीकर जो कैंडिडेट है वो उतारा ही इसलिए है कि वो नरेंद्र मोदी की मनमानी नहीं चलने देना चाहते हैं। वो देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि 56 इंच की छाती नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी जो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, वो अगर अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या ये संदेश क्लियर जा रहा है? देखिए, आप देखिए, प्रत्याशी उतार कर, मैंने पहले भी कहा कि जीत हार भरत जी दूसरी बात है, एक नैतिक दबाव बनाने की कोशिश जो थी उसमें इंडिया गठबंधन कामयाब हो गया है। जिस तरीके से आपने जो बात कही कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री की मनमानी नहीं चलेगी, जाहिर सी बात है 10 साल की जो मनमानी है वो इस बार नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार विपक्ष पहले की सरकारों की, पहले के समय की अपेक्षा में मजबूत है। भरत जी, 10 सालों में ये मौका आया है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी कांग्रेस के पास होगी, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे। जब सदन में नेता प्रतिपक्ष होता है तो नेता सदन जो होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, उसके सामने ये मजबूरी है कि अब उसको नेता प्रतिपक्ष की तरफ मुखातिब होकर भी जवाब देने पड़ेंगे। जब नेता प्रतिपक्ष कोई सवाल पूछेंगे तो गरिमा का ख्याल रखते हुए जवाब देने पड़ेंगे। अब प्रधानमंत्री संसद के अंदर मिमिक्री और एक्टिंग करना और आंखें मटकाना ये सब नहीं कर पाएंगे। अब उनको जवाब देना पड़ेगा, स्पीकर को जवाब देना पड़ेगा, डिप्टी स्पीकर को जवाब देना पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष को, और जवाब देना पड़ेगा विपक्ष के तमाम सांसदों को। यानी इस बार की तस्वीर जो है भरत जी, लोकतंत्र के हिसाब से विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी था, और विपक्ष मजबूत हुआ है। विपक्ष इतना मजबूत है कि आप देखिए पहले दिन से चुनौती दे रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने संसद में संविधान की कॉपी एक तरफ और बगल में अवधेश प्रसाद, यानी संविधान जो जिसकी बात भाजपा करती थी, देश में जिसकी बात होती थी, मंडल और कमंडल दोनों की, आप देखिए दलित चेहरे को बगल में बिठाया। वो चेहरा कहां से आता है? वो अयोध्या से आता है, उस अयोध्या से जहां भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई, जिस अयोध्या में रामपथ धस गया है, जिस अयोध्या में पहली बारिशें नहीं झेली जा रही है, उस अयोध्या के नाम पर विकास की दुंदुभी बजाई गई और उस ढोल की पोल खुल गई है। अवधेश प्रसाद को बगल में बिठाकर नरेंद्र मोदी को दिखाना और बगल में राहुल गांधी, आप समझ सकते हैं लोकतंत्र की यह तस्वीर कितनी मजबूत है। कल एक और तस्वीर जब हम लोगों ने देखी, अखिलेश यादव के साथ उनके तमाम सांसद थे, जिसमें पहली बार के सांसद भी थे, महिला सांसद भी थी। यानी आप पूरी तस्वीर को बड़े प्रोस्पेक्ट में देखिए, बड़े कैनवास में देखिए, तो विपक्षी गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने बेहद मजबूती से, 4 गुनी मजबूती से खड़ा है इस बार। और इस बार भरत जी मुद्दों पर बात होगी, घेराव होगा, सवाल जवाब होंगे। अब आप ये नहीं कि विपक्ष के सांसदों ने सवाल पूछा तो आपने उठाकर उनको सस्पेंड कर दिया, आपने उनको बाहर निकाल दिया, नहीं, अब ये नहीं चलेगा। अब आपको जवाब देना पड़ेगा और तमाम मुद्दे भरत जी ऐसे आएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तो कल की वोटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल की वोटिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि उस वोटिंग में क्या होता है। लेकिन भरत जी आप इस बात को देखिए कि विपक्ष ने जिस नैतिक दबाव की कोशिश की थी चुनाव शुरू होने से लेकर इस पूरे चुनाव के 7 चरणों में विपक्ष एकजुट दिखा है, ये बहुत बड़ी बात है। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन टूटकर बिखर जाएगा, वो पूरे चुनाव में एकजुट रहा और सदन के अंदर भी एकजुट है। अगर स्पीकर का प्रत्याशी कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। सबके सबसे बात की, राहुल गांधी पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं। ये राहुल गांधी बिल्कुल साफ और क्लियर ये बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी
कोई जो साथ में सबको लाने की बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में कर रहे हैं। एक्चुअल में वो किसी को साथ लेकर नहीं आना चाहते हैं, वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और कहा गया था कि हम आपको फोन करेंगे, खड़गे जी को फोन करेंगे, लेकिन फोन नहीं किया। पुष्पेंद्र शर्मा सर हमारे साथ हैं हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत लंबे समय तक जो है। पुष्पेंद्र जी, आवाज आ रही है? जी पुष्पेंद्र जी, आपने इतने समय तक पत्रकारिता की है, अगर ये डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष में चला जाता है, मिल जाता है, जिस पर नरेंद्र मोदी जी अड़े हुए हैं कि नहीं देंगे, ये जो चालबाजियां की जा रही हैं, जिसका संदेश तो साफ जा रहा है, जो संदेश दिया विपक्ष ने चुनावों में कि ये अपनी मनमानी करेंगे, संविधान बदल देंगे या तानाशाही लागू कर देंगे या इस देश में दूसरी तरह की चीजें करने लग जाएंगे, जनता ने उसको समझा और वैसा ही जनादेश दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी 240 के आसपास आकर सिमट गई, लिपट गई। अब फिर से ये जो संदेश है, ये संदेश बहुत बड़ा है। संसद का सत्र शुरू हुआ है, देश की आंखें लगी हुई हैं संसद के ऊपर। अब लोग ये देख रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर का जो हक है, अब इसको हक ही कहा जाएगा, जो हक है विपक्ष का, वो भी नरेंद्र मोदी देने में इतनी आनाकानी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मायने क्या है? देखिए भरत जी, अभी चंद्रकांत ने, मलिक साहब ने, मयंक जी ने, सब ने बातें कही, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई, लेकिन एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, और उसमें अगर आप प्रधानमंत्री की मुद्रा, उनका पोस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को याद करें तो चेहरा बुझा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया, बातें करी, तो उन्होंने कहीं ये स्वीकार नहीं किया कि उन्हें कोई झटका लगा है कि 240 सीट है, वहां पे हमें जाना पड़ेगा। उन्होंने बार बार ये कहा कि इतिहास बन गया और आजादी के बाद तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि तीसरी बार सरकार बन रही है। बस अंतर एक था, उस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बोल के एनडीए की सरकार बोलना शुरू किया, जो पहले वो नहीं बोल रहे थे। इतना सा अंतर आया। तो यानी कि उनमें क्या बदलाव आया? तो पहली बात ये दिखती है कि उनमें कोई बदलाव नहीं आया। और जब उनके पास इतनी मेजॉरिटी थी, तब डिप्टी स्पीकर का पद उन्होंने नहीं दिया, जबकि कोई जोखिम ही नहीं था। और अब जबकि थोड़ा सा जोखिम भी पैदा हो गया है, और दो महत्वपूर्ण घटक दल हैं, जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, तो आप समझिए कि ऐसे नाजुक वक्त में वो ये जोखिम उठाएंगे क्या? उनका स्वभाव आपको, हमको ऐसा लगता है कि वो किसी जोखिम को दावत दे देंगे? मुझे लगता है वो डिप्टी स्पीकर का पद बनाएंगे ही नहीं। डिप्टी स्पीकर इस बार भी मुझे नहीं लगता कि होगा, वो देना ही नहीं चाहते, और इसीलिए वो उलझाते रहे हैं कल से अब तक सारी बातों में विपक्ष को। कोशिश उनकी ये थी कि 12 बज जाएं और उधर से कोई नामांकन दाखिल ना हो, ताकि निर्विरोध जैसे होता रहे और ये कह दिया जाए उनकी सारी बातें। अब आप ये बताइए कि 25 जून आज है, कल संसद का पहला दिन था, तो इमरजेंसी की बात, आपातकाल की बात, क्योंकि मालूम है कि भाई वो कांग्रेस की एक कमजोर नब्ज है, कमजोर नस है, और इस पर वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो उसको उन्होंने छेड़ा। और उधर से विपक्ष संविधान को लेके आया था। चुनाव में संविधान बदलने की बातों ने बहुत असर डाला प्रचार पे, और उन्हें बैकफुट पे आके करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। तो उन्हें भी पता है कि कहाँ उनकी कमजोरी है, तो उन्होंने कल संविधान की बात को आपातकाल के बहाने कहने की शुरुआत कर दी। और बजाय अपने को कुछ बदलाव लाने के कि हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, एक लाइन नहीं कही कि हम सब साथ लेके चलेंगे। विपक्ष के लिए कहते रहे कि आप साथ चलिएगा, सकारात्मक हो जाना, स्लोगन के लिए नहीं आ रहे हो और ड्रामेबाजी के, नौटंकी के लिए नहीं आ रहे हो। ये सारे शब्द उनकी मंशा बता रहे थे, वो क्या चाहते हैं। जब उन्होंने इतनी बड़ी मेजॉरिटी पर डिप्टी स्पीकर को नहीं स्वीकार किया, तो इस बार वो कैसे स्वीकार करेंगे, वो भी विपक्ष का? मुझे तो इस पर बहुत आश्चर्य है, और मुझे लगता नहीं कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर आएगा, और आएगा तो फिर वो दूसरे का आ जाए, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। मयंक जी, क्या है, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए भरत जी, अभी तक तो जो सर ने बताया कि डिप्टी स्पीकर के लिए बीजेपी राजी नहीं है, लेकिन एक चीज है भरत जी उसमें कि जो पिछली बार हुआ था 2019 में 5 साल सदन चला, उसमें ये चीजें देखने को मिली। अगर ये डिप्टी स्पीकर होता तो क्या होता? जो लगातार राज्यसभा के सांसद बाहर कर दिए गए वो ना होता, जो संसद के बाहर रात रात गलियारे में सांसद बैठे रहे धरने पे वो ना होता, जो बिल कई सारे पास हुए जबरन कराए गए वो ना होता, जो म्यूट किया गया माइक, बोलने नहीं दिया गया सदन में, चाहे राहुल गांधी हो चाहे बड़े बड़े नेता हो, दिग्गज नेता, उनको कुछ नहीं बातें बोलने दिया रिकॉर्ड गया से उनके निकाली बाद। गई, कुछ बातें रिकॉर्ड से निकाली गई मैम जी। जी सर, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें सदन में ना होती अगर डिप्टी स्पीकर का पद होता। तो बीजेपी वही चाह रही है कि इस बार भी ना हो, जिससे कि 5 साल सरकार चलाने में, बिल पास करने में, या जिस नेता को सदन से बाहर रखना हो उसको अगर ज्यादा बोल रहा है या ज्यादा पक्ष विरोध दिखा रहा है उसे तुरंत आप आउट कर सकें। ये सब चीजें जो है बीजेपी को लग रहा है कि बहुत ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि विपक्ष अब मजबूत हो चुका है। पिछली बार तो बहुत कमजोर था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मजबूत है। उसे लगा कि स्पीकर का पद बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन आज जो तुरंत के सुरेश का नामांकन हो गया और बीजेपी इस चीज को लेकर भी आश्चर्य होगी कि इस पे भी उम्मीदवार होगा। उन्होंने सोचा होगा कि जो आजादी से चला आ रहा है भरत जी, वो अभी ऐसे ही परंपरा रहेगी, इस बार नहीं तोड़ेंगे, स्पीकर के लिए कोई हो हल्ला नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस को ये पता है कि पिछले 10 सालों से जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने झेला है, या विपक्ष को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, नेग्लेक्ट किया गया, उसको देखते हुए उन्होंने इस बार कोई कसर ना छूटे और कोई कमी ना रहे, जिससे अच्छा कि आगे पुष्पेंद्र भुगतना जी, पड़े। हाँ मैं जी, पुष्पेंद्र जी एक सवाल और बनता है, लोग पूछ भी रहे हैं इस सवाल को कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, क्योंकि परंपरा रही है कि भाई दोबारा स्पीकर के लिए उसी व्यक्ति को नहीं चुना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से ओम बिरला को चुना है। तो ओम बिरला में ऐसे क्या पंख लगे हुए हैं अलग से जो ओम बिरला को ही दोबारा चुना गया? ओम बिरला ही क्यों? पहली बात तो भरत जी, बहुत सी परंपराएं थी और हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उनका पालन किया? क्या मान सम्मान रखा उन परंपराओं को? अगर हम सवाल करेंगे और खंगालेंगे तो लगेगा कि ऐसा है नहीं। रही बात ओम बिरला जी की, तो ओम बिरला जी को लाना और कहना तो नहीं चाहिए, छोटे शब्द हो जाते हैं। थोड़ी सी मूंछों की लड़ाई नहीं लगती है कि अब तो मैं इसी को करूंगा, जैसे हम कहते हैं ना, किसी को कह देते हैं भाई इसी को करूंगा। वजह ये हो सकती है कि 5 साल उन्होंने ओम बिरला जी ने जिस प्रकार से काम किया है, तो जो वो कहते हैं ना टेलीपैथी और वेवलेंथ मिल जाती है, तो वो वेवलेंथ मिली हुई है नेतृत्व से उनकी। कुछ जगह पे उन्हें बताना भी नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है। शायद जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी समझ है और इतने दिन काम किया, जो पिछला अनुभव है 5 साल का कि किस प्रकार से माइक कब बंद होना है, म्यूट कब होना है, सांसदों को कब निलंबित करना है, कौन से विषय पे बहस लंबी करनी है, कौन से विषय पे बिल ध्वनि मत से पारित करा देना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग और जो ट्रेनिंग है, मुझे लगता है वो मुफीद बनाती है ओम बिरला जी के नाम को। और जो पहली प्रायोरिटी है वो इसीलिए शायद वो पहली पसंद बने होंगे, क्योंकि उन्हें कुछ अब बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। जैसा पिछला कार्यकाल हुआ, क्या क्या किया, कैसे करना है, कैसे सदन चलाना है, कैसे उनकी बातों को, विपक्ष की बातों को इग्नोर कर देना है, या परंपराओं को किस तरह से अपने सुविधा के मुताबिक कानून बता के करना है। मुझे लगता है कि शायद ओम बिरला जी उसके लिए बड़े मुफीद होंगे और उन्हें लगा कि भाई बहुत आसान रहेगा, इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगी, तो इसीलिए दोबारा नाम उसका करके एक और परंपरा का अवसान हम देखने जा रहे हैं। चंद्रकांत जी क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि क्यों ओम बिरला ही क्यों? देखिए भरत जी, ओम बिरला पहले स्पीकर रहे, उनके मैंने पहले भी कहा कि उनके कार्यकाल को हमने आपने सभी ने देखा है किस तरह से ओम बिरला हमेशा अपनी दाईं ओर ज्यादा झुके नजर आए स्पीकर की कुर्सी पर बैठने के बाद। दूसरा, ओम बिरला चाहते तो ये थे कि 2023 में जब राजस्थान में नई सरकार आई तो ओम बिरला मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। यह हकीकत है कि ओम बिरला चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली आलाकमान में बैठे तमाम नेता भी यही चाहते थे कि ओम बिरला मुख्यमंत्री बने, लेकिन वहां के जाति खांचे में वो फिट नहीं हो रहे थे। ओम बिरला वैश्य समाज से आते हैं, 3 बार विधायक रहे, तीसरी बार सांसद है, कोटा बूंदी की जो सीट है वहां के सांसद है। ओम बिरला दरअसल नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, दोनों के बड़े करीबी लोगों में शुमार होते हैं। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी लोग कौन होते हैं
भरत जी शायद उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो ओम बिरला, एक तरह से आप ये कहिए कि ओम बिरला के नाम पर भारतीय जनता पार्टी, अगर ओम बिरला ये 5 साल स्पीकर बनते हैं, अगर ओम बिरला ये कार्यकाल अपना पूरा कर लेते हैं, तो ये दूसरे ऐसे शख्स हो जाएंगे जो लगातार 2 बार स्पीकर का कार्यकाल पूरा करें। इनके पहले बलराम जाखड़ हुए थे। खैर वो तो रिकॉर्ड की बात है, लेकिन ओम बिरला क्यों बन रहे हैं, ये जो आपका सवाल है, ओम बिरला इसीलिए बन रहे हैं भरत जी, क्योंकि आप याद कीजिए, ओम बिरला के पहले के स्पीकर, जो ओम बिरला से पहले स्पीकर रहे, चाहे आप सुमित्रा महाजन के कार्यकाल पर कभी भी इतने प्रश्न चिन्ह नहीं उठे। सुमित्रा महाजन ने कभी भी विपक्ष को इतना ज्यादा दबाने की, जिस तरह से पुष्पेंद्र सर ने तमाम घटनाओं के बारे में बताया, चाहे मयंक जी ने बताया, चाहे माइक बंद करने की घटना हो, चाहे भाषणों को रिकॉर्ड से हटाने की घटना हो, सांसदों के निलंबन के प्रकरण रहे हो, जिस तरह से विपक्ष को खामोश कराया गया, ऐसा सुमित्रा महाजन के कार्यकाल में आपने बहुत ज्यादा नहीं देखा होगा। ऐसा आपने सोमनाथ चटर्जी के कार्यकाल में बहुत नहीं देखा होगा। लेकिन ओम बिरला ने, वो इतने सम्मानित और इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, उसके बावजूद सदन चलाने का जो उनका अंदाज था, सदन चलाने का जो उनका तरीका था, उसमें भी कहीं ना कहीं तानाशाहीपन कई बार झलका है, कई बार देखने को मिला है। और ओम बिरला ने, चंद्रकांत जी, अब ये हर व्यक्ति इस बात को कह रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई अध्यक्ष पद का जो चयन है वो सर्वसम्मति के साथ हो जाता है। तो सर्वसम्मति के साथ तो तब चयन हो जाता था जब लोगों को लगता था कि अध्यक्ष की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति बिना भेदभाव के निर्णय लेगा, डिसीजन लेगा, सबके साथ एक समान व्यवहार करेगा। लेकिन आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है। आप ओम बिरला को देखने के बाद ये कह ही नहीं सकते कि ये जो है सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, और ये समान व्यवहार हुआ भी नहीं है, पीछे भी दिखाई दिया है। तो जब तक स्पीकर सबकी समान तरीके से सबको सुनता था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो स्पीकर भी एक तरफा नजर आता है। तो फिर अगर अपना स्पीकर खड़ा कर रहे हैं तो फिर बुराई क्या है इसमें? नहीं, विपक्ष जो है वो ओम बिरला के नाम पर कहीं विरोध नहीं कर रहा है, ये भी बिल्कुल साफ है। विपक्ष एक बात ये कह रहा है कि हम स्पीकर के पद पर आपका समर्थन करेंगे, हम ओम बिरला का सपोर्ट करेंगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद आप हमको दे दो। बिल्कुल लोकतांत्रिक मांग है भरत जी, इसमें कहीं से कोई तानाशाही, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं है। हम स्पीकर पद पर आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप डिप्टी स्पीकर हमको दे दो, बात साफ हो जाती है, एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर। लेकिन आप कह रहे हो कि करना है तो स्पीकर का सपोर्ट करो, हम आपको डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे। तो विपक्ष ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसे आना चाहते हो तो फिर आप प्रोसेस से आइए, इलेक्शन प्रोसेस को अपनाइए, हम भी अपना प्रत्याशी उतारते हैं। आपका जो प्रत्याशी वो 3री बार का सांसद है, हमारा जो प्रत्याशी है वो 8वीं बार का सांसद है। के सुरेश 8वीं बार के सांसद है, ओम बिरला 3री बार के सांसद है। अब दोनों में चुनावी मुकाबला होगा, वोटिंग होगी, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन एक जो नैतिक दबाव विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर बना दिया है भरत जी, इसको जब तक नरेंद्र मोदी अपने 3रे कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं 5 साल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक विपक्ष का नैतिक दबाव, विपक्ष के सवाल और विपक्ष की चुनौतियों से घिरे रहेंगे अपने अगले कार्यकाल में। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, पिछले 2 दिनों में 2 घटनाएं इसका प्रमाण है। यानी नरेंद्र मोदी अगर सोच रहे थे कि एनडीए के नीतीश कुमार और टीडीपी वाले तो खामोश हो गए, वो तो समर्थन करने लगे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को शायद अभी इल्म नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। अभी उनको लगभग हर मुद्दे पर सदन के अंदर घिरना है। मयंक जी, अभी चाहे नीट का मुद्दा हो, भरत जी तमाम मुद्दों पर घिरते नजर आएंगे। जी मयंक जी, कोई अपडेट? नहीं भरत जी, अभी देखिए कल सुबह 11 बजे स्पीकर के पद का चयन होना है। इस बात का कल 11 से 11:15 के बीच में सभी को पता चल जाएगा स्पीकर कौन होगा। बहरहाल ये चीजें अभी तक ज्यादा हैं कि जेडीयू ने भी, ललन सिंह ने बयान दिया है, समर्थन दिया है बीजेपी का और एनडीए का कि हम जो है स्पीकर पद के लिए जो है बीजेपी का जो उम्मीदवार है उनका समर्थन करते हैं, और टीडीपी ने भी इस चीज का किया। तो बहरहाल कल सुबह 11 से 11:15 11:30 तक ये प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी। लेकिन एक चीज है कि भरत जी, जो स्पीकर उतारा है विपक्ष ने, उससे
एनडीए में इस चीज को लेकर हलचल है कि आने वाले समय में मुकाबला कड़ा होगा। सदन के अंदर बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलेगा। मयंक जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर ये है कि शरद पवार का बयान आया, माफ करिएगा कुछ गले में तकलीफ है जिसकी वजह से आवाज भरभरा जाती है। शरद पवार का बयान आ गया है। शरद पवार ने कहा है कि सच बताऊं तो मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की है। ऐसी हमेशा की प्रैक्टिस है रही है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर की पोस्ट जाती है, विरोधी पार्टी के साथ डिप्टी स्पीकर पद जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से और मोदी सरकार राज में उनको ज्यादा सीटें मिलने के बाद उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया। हमारी इंडिया ब्लॉक के साथ बातचीत हुई है, उन्हें मैंने सुझाव दिया है कि आप सरकार में बैठे लोगों को अध्यक्ष पद चुनाव निर्विरोध कीजिए, स्पीकर का पद निर्विरोध हो, इसमें हमारी सहमति है। ये संदेश है कि आप सरकार में बैठे लोगों को अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसको निर्विरोध कीजिए, ये संदेश सरकार को दीजिए। साथ ही साथ मैंने सुझाव दिया है कि ये भी बताइए कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिलना ही मिलना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। अब इस डिप्टी स्पीकर पद की जो मांग है, ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि संसद सत्र शुरू होने से पहले ही चंद्रकांत जी, ये इंडिया ने दिखा दिया है कि स्पीकर जबरन नरेंद्र मोदी जी ने चुनवाया है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कल से आज तक की कड़ियों को आप मिलाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कल जब संसद की प्रतियां हाथ में लेकर विपक्ष आता है और आज इस डिप्टी स्पीकर के लिए इस तरीके से भिड़ जाता है, जहां पर ये दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारने के बाद भी, बहुमत में ना होने के बाद भी संसद के भीतर मनमानी कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि संविधान की आत्मा को संसद के भीतर कुचला जा रहा है, और ये भी अभी से इंगित करने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा के भीतर जब अभी हंगामा होगा, जब परीक्षा के पेपर पर हंगामा होगा, जब परीक्षा नीट पर हंगामा होगा, जब अभी नेट पर हंगामा होगा, जब नीट पीजी पर जो परीक्षा रद्द हो गई है उस पर हंगामा होगा, ट्रेन एक्सीडेंट पर हंगामा होगा, जब अयोध्या के भीतर जिस तरीके से छत चूने लगी, राम मंदिर की सड़कें धंसने लग गई, दीवारें गिरने लग गई, इन सब चीजों पर बात होगी, तकरार होगी, हंगामा होगा। तब जब स्पीकर कार्रवाई करेंगे, अपनी पुरानी आदतों के तहत जब कार्रवाई करने के लिए आएंगे, तब विपक्ष ये संदेश देगा कि देखा, हम लोग तो पहले ही कह रहे थे कि जबरदस्ती स्पीकर पद सत्ता पक्ष ने अपना रखा है, डिप्टी स्पीकर भी जबरन नहीं दिया। स्पीकर तो चलिए आप जो परंपरा रही है उसके हिसाब से आपके पास रहती है। तो ये संदेश दूर के हैं। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि हार जाएगा, इंडिया ब्लॉक हार जाएगा, संसद के भीतर नहीं जीत पाएगा, उनके 292 हैं, जिन आंकड़ों में ही उनके 292 हैं और आपके जो है 234-33 के आसपास हैं, तो फिर आप कहां टिकेंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी बारीक चीज ये भी है कि नीतीश और नायडू की अगर अंतरात्मा जाग गई और अगर चुनाव हुआ और वोटिंग हाथ उठाकर ना हुई या फिर सहमति के आधार पर ना हुई या फिर आवाज के आधार पर ना हुई और कहीं वोटिंग हुई, जैसे वोटिंग होती है इस देश में, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को लेने के देने पड़ सकते हैं। और इसमें फायदा भी नीतीश और नायडू का है अगर स्पीकर विपक्ष का चुना जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर स्पीकर विपक्ष का चुना जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, इसको मास्टर स्ट्रोक से नीचे आप कोई और संज्ञा नहीं दे सकते हैं कि अभी से ये बताने की, अभी से अगले चुनाव तक की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। और अभी से नरेंद्र मोदी को मन मर्जी का मालिक, नरेंद्र मोदी को तानाशाही करने वाला नेता, नरेंद्र मोदी को विपक्ष को साथ ना चलकर ना लेकर चलने वाला नेता साबित करने की कोशिश की जा रही है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए विपक्ष को सत्ता पक्ष किस तरीके से दबा रहा है। संसद के भीतर साम दाम दंड भेद वाली जो प्रवृत्ति अब तक भारतीय जनता पार्टी अपनाती थी, ठीक वही उल्टा वापस लौटाते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी संसद के भीतर।
और डिप्टी स्पीकर को लेकर जिस तरीके से वो अड़े हुए हैं, वो ये दिखाता है कि पिछली बार हाफ, अगली बार भारतीय जनता पार्टी को साफ करने के पूरे प्लान पर कांग्रेस लगी हुई है, इंडिया ब्लॉक लगा हुआ है।